नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपन जो MCQ अपन यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित चला रखे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, यहाँ पे अपन आज सुबह मॉर्निंग में आपको क्लास मिली होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बातें। यहाँ पे आज सुबह आपको मॉर्निंग के अंदर क्लास मिली थी 9 बजे वाली क्लास, तो वो अपन ने फर्स्ट पेपर से संबंधित क्लासेज स्टार्ट की है। साथ ही में दोस्तों अपन यहाँ पे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पेपर से संबंधित MCQ चला रखे हैं, तो दोनों क्लास अपन कंटिन्यू रखेंगे। कल सुबह फिर यहाँ पे 9 बजे जो क्लास आएगी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, कल सुबह 9 बजे क्लास आएगी, वो भी यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर दोस्त बोलते हैं कि सर फर्स्ट पेपर की क्लास भी अच्छी लगी है, कंटिन्यू इसको रखो, तो अपन सुबह 9 बजे रखेंगे। और जो अपन यहाँ पे क्लास रहेगी वो सेकंड पेपर से संबंधित रहेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे टॉपिक रहेंगे उसमें एक तो अपन यहाँ पे गेम शामिल करते हैं और बाकी यहाँ पे अपन सामान्य क्वेश्चन शामिल करते हैं। तो क्लास को एक बार शुरू करने से पहले सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत कम समय बचा है, उसको अगर आप सही तरीके से सदुपयोग करना चाहते हैं तो बार बार जो क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में बनाई गई है उसको आप रिपीट करते रहे। कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पूर्व पढ़ा हुआ है पुराना उसको बार बार रिपीट करते रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन भी अपने पास आप पे 100 के लगभग है, तो अपन यहाँ पे कंटिन्यू क्लास को चालू करते हैं। और दोस्तों, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कोई भी यहाँ पे पहले जो क्वेश्चंस दिखता है उसका कोई भी आंसर शुरू में ज़रूर एडवांस में नहीं देगा दोस्तों, तो एडवांस में बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान थकान आने का कारण होता है। जो प्रशिक्षण अपन ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान अपने थकान क्यों आ जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रशिक्षण के दौरान थकान क्यों आती है, प्रश्न नंबर 1 में बताना है दोस्तों आपको। और जो सही आंसर रहेगा तो प्रशिक्षण के दौरान जो थकान आती है वो यहाँ पे लैक्टिक एसिड यानी दुग्धाम्ल है। लैक्टिक एसिड को अपन दुग्धाम्ल के नाम से अपन इसे जानते हैं, दुग्धाम्ल के कारण आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों, यहाँ पे एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं। एक प्रशिक्षित व्यक्ति का मतलब है एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति है, उसमें आप क्या देख सकते हैं वो अपने यहाँ पे बताया था। प्रश्न नंबर 2 में बताना दोस्तों यहाँ पे। और जो भी दोस्त यहाँ पे नए जुड़े हैं वो क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और कल सुबह 9 बजे भी अपने यहाँ पे ध्यान रखना, सुबह 9 बजे भी अपनी फर्स्ट पेपर से संबंधित क्लास रहेगी, तो आप जरूर लेते रहे। इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, आपके लिए बहुत यहाँ पे फायदेमंद रहेगी, तो आप उसको भी लेना ना भूलें। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है उसके अंदर यहाँ पे धीमी थकावट यानी थकान तो आती है लेकिन बहुत समय बाद थकान आती है, धीमी उसमें थकावट होती है, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अमल बढ़ जाता है। प्रशिक्षण अपन ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान है वो यहाँ पे कौन सा अमल शरीर के अंदर यहाँ पे बढ़ जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे थकान भी अपने को यहाँ पे महसूस होती है, फटीग अपने को यहाँ पे आ जाती है। प्रश्न नंबर 3 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है लैक्टिक अमल, जिसे अपन दुग्धाम्ल के नाम से जानते हैं। प्रशिक्षण के दौरान अपने के जो अपनी रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमने लगता है और थकान अपने को महसूस होने लगती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का यहाँ पे सामान्य तापमान कितना होता है। यह प्रश्न शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसका दूसरा माना गया था, तो अपने को यहाँ पे साइंस के अकॉर्डिंग माने। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे होता है। अगर 37 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस होता है, सेल्सियस में भी आप ये याद रखना है, और 310 यहाँ पे केल्विन याद होता है। तीनों में अपने को फॉर्मेट में याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 किस गतिविधि में लैक्टिक अम्ल तंत्र सक्रिय होता है। कौन सी गतिविधि है जिसमें लैक्टिक अम्ल है वो सिस्टम यहाँ पे सक्रिय हो जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 5 में बताना है दोस्तों किस गतिविधि में लैक्टिक अम्ल तंत्र सक्रिय हो जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 5 में बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल है वो 400 मीटर की दौड़ से ही स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना 400 मीटर की दौड़ के स्टार्ट हो जाएगा, यानी 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर 200 मीटर उनमें लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है, बल्कि 400 मीटर या इससे बड़ी जो भी रेस होती है उसके अंदर यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 अत्यधिक शारीरिक गतिविधि के दौरान अधिक पसीने के स्त्राव में निम्न में से किसका क्षय होता है। क्षय मतलब उसकी कमी हो जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
अत्यधिक शारीरिक मेहनत करते हैं अपन, उसके दौरान जो पसीना निकलता है उसके जो बाहर निकलने से जो किसकी यहाँ पे सही यानी कमी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 6 के अंदर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड। ये NaCl होता है, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसकी शरीर के अंदर यहाँ पे पसीने के माध्यम से कमी होती है। जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतनी यहाँ पे सोडियम की कमी होगी, तो अपने को यहाँ पे बार बार पानी पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 7 चयापचयी अनुकूलन है दोस्तों यहाँ पे। चयापचयी अनुकूलन मतलब मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मेटाबॉलिज्म है वो किस प्रकार होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 7 बताना है दोस्तों यहाँ पे। चयापचय अनुकूलन है, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। बढ़े हुए कार्यभार के साथ चयापचय दर का समायोजन, चयापचय दर का निलंबन, चयापचयी आवेग या चयापचय का अनुकूलन। प्रश्न नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बढ़े हुए कार्यभार के साथ चयापचय दर का समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है, वो यहाँ पे चयापचय अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान, ध्यान रखना, प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी को उल्टी आने का एहसास का कारण क्या होता है। अपन यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग के दौरान वोमिटिंग की पोजीशन यानी वोमिटिंग जिसे अपन उल्टी बोलते हैं, उल्टी की जो पोजीशन आती है बार बार जी मचलाता है, तो वो क्यों एहसास होता है, ऐसा अपने को क्यों फीलिंग होती है। और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों यहाँ पे। और सुबह 9 बजे अपनी फिर वही 9 बजे सुबह मॉर्निंग के अंदर 9 बजे वाली जो क्लास रहेगी वो यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित रहेगी, तो आप जरूर ले। अगर नहीं लिए तो आज फर्स्ट क्लास अपन ने ली थी सुबह 9 बजे, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे वो लैक्टिक अम्ल का संग्रह। ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का बनने के कारण यहाँ पे उल्टी या वोमिटिंग की अपने को यहाँ पे एहसास होने लगता है। प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों पे शरीर के वजन के प्रत्येक किग्रा के लिए प्रति घंटे अपेक्षित मूल ऊर्जा लगभग कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे। यानी अपने को प्रति घंटे के हिसाब से कितनी ऊर्जा कैलोरी अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ती है अपेक्षित रूप से शरीर वजन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। और दोस्तों कोई भी एडवांस में आंसर नहीं देगा, प्रश्न नंबर 9 बताना है। जो भी जिसको भी आंसर आता है कोई भी एडवांस में आंसर नहीं देगा दोस्तों। अपने को यहाँ पे डिसिप्लिन बनाते हुए चलना है, क्लास की डिसिप्लिन बनाना जरूर रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 देखे दोस्तों यहाँ पे और उसका सही आंसर रहेगा 1.3 कैलोरी। ध्यान रखना 1.3 कैलोरी शरीर के प्रति किग्रा वजन के हिसाब से प्रति घंटे उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 मांसपेशियों में कौन से तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। कौन सा तत्व है जो मांसपेशियों के अंदर वो पाया जाता है तो खिलाड़ी जल्दी से थकान महसूस नहीं होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मसल्स के अंदर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, बायोटीन या फिर अमीनो एसिड। प्रश्न नंबर 10 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की अगर मात्रा मांसपेशियों में अच्छी प्रकार से समाहित रहती है तो वो खिलाड़ी के अंदर जो थकान है वो बहुत देरी से आती है, अच्छा परफॉर्मेंस वो करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों यहाँ पे। VO2 मैक्स में सुधार के लिए लाया जा सकता है। VO2 में मैक्स है उसमें सुधार किस प्रकार अपन ला सकते हैं वो अपने घर पे बताना है। शीतलीकरण द्वारा, व्यायाम द्वारा, मनोरंजन या शिक्षण द्वारा। VO2 मैक्स ये दोस्तों यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी से संबंधित यहाँ पे फॉर्मूला होता है VO2 मैक्स। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 की बताना है और सही आंसर रहेगा व्यायाम। एक्सरसाइज के द्वारा है वो VO2 मैक्स के अंदर अपन क्या ला सकते हैं तो वो अपने इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सुधार अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, शरीर को जो तुरंत ऊर्जा प्राप्त है वो किसके द्वारा होती है वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 12 में बताना है दोस्तों शरीर को ऊर्जा सबसे अच्छी ऊर्जा कौन देता है तो मैं आपको बता दूं वसा, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होती है उसमें सबसे ऊर्जा शरीर को जो देता है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन तुरंत ऊर्जा की पूछी गई है तो वो कौन देगा, ग्लूकोज यहाँ पे शरीर को तुरंत एनर्जी यानी इंस्टेंट एनर्जी सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 13 कौन सा एर्गोजेनिक ऐड है जो IOC द्वारा अनुमोदित नहीं है। ध्यान रखना है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसके द्वारा अनुमोदित नहीं है। कौन सा यहाँ पे एर्गोजेनिक ऐड जिसे अपन नशे के तौर पर अपन काम में लेते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 में बताना दोस्तों यहाँ पे IOC के द्वारा कौन सा अनुमोदित नहीं है तो सही आंसर रहेगा कैफीन। कैफीन होता है दोस्तों यहाँ पे
जो कॉफ़ी के अंदर भी पाया जाता है, कॉफ़ी पीते हैं उसके अंदर भी कैफीन पाया जाता है, तो ये आयुषी द्वारा अनुमोदित नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे रक्त की डोपिंग के लिए कौन सा यौगिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? रक्त की डोपिंग, ब्लड डोपिंग करते हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे डोपिंग अपन देखते हैं, ब्लड डोपिंग होती है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अन्य प्रकार से जो ड्रग्स यूज करते हैं वो भी यहाँ पे डोपिंग से संबंधित आती हैं। तो उसके अंदर जो ब्लड वाली होती है उसके अंदर कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन होता है दोस्तों, ये जो क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर इंजेक्शन लगाने से क्या करता है, WBC यानी अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा के पास जाता है और WBC ज़्यादा वाइट RBC ज़्यादा निर्माण का संदेश उसको देता है। तो ये कौन सा एरिथ्रोपोइटिन होता है जो RBC को ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। यहाँ पे जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक ही समय पर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब खिलाड़ी एक ही समय पर अनेक प्रकार की स्टेरॉइड है, नशीली पदार्थ हैं, उनका सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 15 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन स्टेकिंग के नाम से जानते हैं, यानी एक ही समय के अंदर अगर अनेक प्रकार की दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ, स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो इसे अपन स्टेकिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण है? यहाँ पे कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो भी नए दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। सुबह 9 बजे भी आपको मॉर्निंग के अंदर सुबह 9 बजे वाली जो क्लास रहेगी कल, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट पेपर से संबंधित रहेगी। आज अपन ने फर्स्ट पेपर की पहली क्लास ली थी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे स्टेनोजोल है, वो यहाँ पे स्टेरॉइड का यहाँ पे उदाहरण होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 70, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ एक बार आपको ऑप्शंस दिख जाए। शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों से सफलता के साथ पार करने की क्षमता है, ये किसने कहा है? देखिए दोस्तों दोबारा से इस परिभाषा को देखिए। शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों में सफलता के साथ पार करने की क्षमता है, ये किसने कहा है? प्रश्न नंबर 17 बताना अपने को। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेविस और लेब महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, क्रेब्स चक्र है दोस्तों। यहाँ पे क्रेब्स चक्र होता है, वो क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। वायवीय प्रक्रिया, अवायवीय या फिर उपापचय प्रक्रिया, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 के अंदर बताना क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा वायवीय प्रक्रिया, यानी O2 के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है दोस्तों यहाँ पे वो क्रेब्स चक्र के अंदर जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। क्रेब्स चक्र किसका अवयव है? क्रेब्स चक्र है वो किसका अवयव है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रेब्स चक्र किसका अवयव है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाशकीय श्वसन? प्रश्न नंबर 19 के अंदर बताना है। अभी देखा दोस्तों अपन ने क्रेब्स चक्र किसका है, तो वो वायवीय प्रक्रिया है, यानी O2 के अंदर ऑक्सीजन की क्रिया के अंदर होती है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया, तो ये वायवीय श्वसन रहेगी। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा यहाँ पे वायवीय, यानी ऑक्सीकृत यहाँ पे क्रिया रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों यहाँ पे, इनमें से किसका संबंध क्रेब्स चक्र से है? क्रेब्स चक्र से किसका संबंध है वो अपने यहाँ पे बताना है। पायरुविक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉल या लाइसिन? क्रेब्स चक्र दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से किसका संबंध है वो क्रेब्स चक्र से है। और दोस्तों कोई भी एडवांस में आंसर नहीं देना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ इस मामले में एडवांस नहीं देना अपने को। यहाँ पे अपनी डिसिप्लिन है वो उसको बनाए रखना है, एडवांस आंसर अपने को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देना, ताकि क्लास का भी रिदम बना रहे, मैनेजमेंट बना रहे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 देखिए दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे पायरुविक अम्ल। क्रेब्स चक्र है वो पायरुविक अम्ल यानी उससे संबंधित रहेगा। प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे, थकान को कम करने के लिए लैक्टिक एसिड
को किस प्रकार अपने को यहाँ पे परिवर्तित करना है वो अपने को यहाँ पे बताना है। थकान को कम करने के लिए लैक्टिक एसिड को है वो क्या किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेशियों में लाया जाता है, पेशियों से अन्यत्र ले जाया जाता है, लैक्टिक में परिवर्तित किया जाता है या ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। थकान है उसको कम करने के लिए जो लैक्टिक एसिड जिसे अपन दुग्धागमल के नाम से जानते हैं, दुग्धामल, उसको अपन क्या करते हैं, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल को अपन ग्लूकोज में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज जो शरीर को फिर से मसल्स को क्या करता है, एनर्जी देने लग जाता है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र जिसे पायरुविक अम्ल के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ पे दूसरा नाम क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रेब्स चक्र जिसे अपन पायरुविक, ध्यान रखना है, पायरुविक अम्ल के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, और यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल चक्र है उसे अपन यहाँ पे क्रेब्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं एक बार। 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे कूटों का मिलान कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2 कूट दिए गए हैं, उनका आपस में मिलान करना है और फिर अपने को यहाँ पे इन ऑप्शंस के आधार पर आंसर यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, प्रश्न नंबर 23 बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पेयर्स पेचेरा है, पेचेस है दोस्तों यहाँ पे, वो किससे, छोटी आंत की लस्सी का होती है, ध्यान रखना है ये भी। दूसरा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो एडम्स एप्पल होता है, एडम्स एप्पल ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। तीसरा जो पायरुविक अम्ल होता है दोस्तों यहाँ पे पाइलोरी ग्रंथि है, ये पाइलोरी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि से कहते हैं। और जो चषक कोशिकाएं होती है वो क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे आमाशय के अंदर जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पोषण तत्व होते हैं उसको चूसने का कार्य करती है। तो इस प्रकार अगर अपन यहाँ पे देखें तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखे दोस्तों, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, फिर से इसको जूम इन कर लेता हूँ। 24 देखे दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशी संकुचन का प्रत्येक स्रोत क्या है, मांस जो मसल्स की जो संकुचन होती है उसका यहाँ पे प्रत्येक से सोर्स क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 24 में बताना है दोस्तों अपने को, मांसपेशी संकुचन का प्रत्येक सोर्स क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों शर्कराई। जो ग्लूकोज होती है वो यहाँ पे क्या करती है, मसल्स को यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन संकुचन कार्य करने के लिए उपयोग होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 देखे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके विघटन से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन होता है। कौन सा है जिसका विघटन मतलब टूटने से सर्वाधिक ऊर्जा अपने को यहाँ पे मिलती है, खनिज लवण, लैक्टिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 और जो सही आंसर रहेगा तो सर्वाधिक ऊर्जा अपने को यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होती है, सर्वाधिक ऊर्जा देती है, और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशी संकुचन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, मांसपेशी संकुचन के लिए तुरंत ऊर्जा यानी मांसपेशी जो संकुचन की क्रिया होती है उसके लिए तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है वो क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। रक्त शर्करा, ग्लाइकोजन या फार्फोक्रिएटिन या फिर एटीपी। 26 में बताना है। 26 में जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो तुरंत ऊर्जा मिलती है वो यहाँ पे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, जिसमें 38 अणु होते हैं एटीपी के रूप में, वो यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 27, मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार होता है, मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका भंडार कौन सा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। एक्टिन, मायोसिन, सार्कोमियर या फिर मायोग्लोबिन। मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार होता है, प्रश्न नंबर 27 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो मांसपेशी में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, द्रव पदार्थ होता है, उससे संबंधित होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भंडार मायोग्लोबिन रहेगा। जिस प्रकार ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसी प्रकार मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट और आगे एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है। जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं, तो
तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या आशय है, वो अपने यहाँ पे बताना है। भारी शारीरिक क्रिया में ऊर्जा व्यय, ऊर्जा का उत्पादन, रक्त में ऊर्जा खपत या मांसपेशियों में ऊर्जा भंडार। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, वो अपने यहाँ पे बताना है जो क्रिया करने से 1 से 2 घंटे पहले, ध्यान रखना 1 से 2 घंटे पहले उसको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है। प्रश्न नंबर 28 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों के अंदर है वो ऊर्जा यानी एनर्जी को भंडार करना है, वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, मांसपेशीय क्रिया पूर्णतः निर्भर होती है, जो मसल्स की जो क्रिया होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे मांसपेशीय क्रिया पूर्णतः निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है। और दोस्तों सभी दोस्त नए जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक कर दो एक बार। और सुबह 9 बजे भी दोस्तों आपकी जो क्लास रहेगी फर्स्ट पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेकर आते हैं, तो कल सुबह भी 9 बजे आप जरूर क्लास में जुड़े। आज की क्लास नहीं देखे सुबह वाली तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशीय क्रिया पूर्णतः निर्भर किस पर करेगी, तो वो आहारीय उपभोग पर, जो भोजन अपन करते हैं, आहारीय जो उपभोग कर रहे हैं यानी भोजन अपन डाइट ले रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रतिस्पर्धा पूर्व यानी क्रिया एक्टिविटीज या टूर्नामेंट से पहले कार्बोहाइड्रेट भरण यानी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जो समय अवधि की आवश्यकता है वो यहाँ पे कितनी होती है, लगभग कितने समय पहले अपन कर लेना चाहिए। वैसे मैंने बताया था दोस्तों 1 से 2 घंटे पहले तो अपने को अनिवार्यतः करना ही करना है। उससे कितने समय पहले भी अपन कर सकते हैं शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के रूप में शरीर के अंदर मांसपेशियों में जमा हो जाती है। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 से 6 घंटे पहले। 3 से 6 घंटे पहले अपन क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 31 रहेगा निष्क्रिय पुरुष। निष्क्रिय पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं करता है उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता अपने को यहाँ पे महसूस होनी चाहिए या ज़रूरत उसको पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे एक निष्क्रिय की बात कर रहे हैं अपन, जो कार्य नहीं करता है प्रतिदिन उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 31 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा 31 के अंदर वो ध्यान रखना है 2320 किलो कैलोरी। ध्यान रखना है 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन एक नए काम करने वाले निष्क्रिय पुरुष के लिए भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 देखें दोस्तों यहाँ पे निष्क्रिय महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी पुरुष को अगर अपन ने देखा था वो कितनी आई थी दोस्तों यहाँ पे, पुरुष के अंदर आई थी वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है 2320 किलो कैलोरी, जो बिना काम करने वाला पुरुष रहेगा। लेकिन महिला की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, महिला की, वो भी बिना काम करने वाली महिला है, उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1900 किलो कैलोरी की यहाँ पे जरूरत उसको पड़ेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखें दोस्तों। प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 1.0 ग्राम की दर से प्रोटीन की ICMR की सिफारिश में कुल प्रोटीन के उपभोग माना गया है। ICMR की बात कर रहे हैं भैया, ICMR दोस्तों यहाँ पे ICMR ये भारतीय संस्था है दोस्तों यहाँ पे जो पोषण से संबंधित कार्य करती है ICMR। तो प्रति किलोग्राम शरीर वजन पर 1.0 ग्राम की दर से अगर देखें तो यानी 1 किलो शरीर वजन पर 1.0 ग्राम की दर से प्रोटीन की जरूरत है, तो कुल प्रोटीन का उपभोग कितना होना चाहिए 33 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यानी 65 यहाँ पे ग्राम है वो प्रोटीन को अपने को यहाँ पे उपभोग करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34 देखें दोस्तों यहाँ पे। 34 संकुचन को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, यानी संकुचन कॉन्स्ट्रक्शन है होता है दोस्तों यहाँ पे, उसको प्रभावित नहीं करने वाला कारक है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 34 में बताना है दोस्तों अपने को ATP कार्बोहाइड्रेट मांसपेशी तनाव। और सही आंसर रहेगा उद्दीपक का बल, यानी उद्दीपक होता है स्टिमुलेट्स होता है उसका यहाँ पे बल होता है वो इसको प्रभावित नहीं करता, बल्कि ATP कार्बोहाइड्रेट और मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन है वो यहाँ पे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 निम्न में से कौन सा एक फास्फेटाइड है जो तटस्थ वसा के ऑक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी दोबारा से देखिए यहाँ पे कौन सा एक फास्फेटाइड है जो तटस्थ वसा यानी टाइट वसा की बात कर रहे हैं अपन, वसा के ऑक्सीकरण, वसा के जो ऑक्सीकरण होता है वसा का जो टूटना होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन है 35 में बताना है।
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेसिथीन। लेसिथीन है वो यहाँ पे वसा है, वसा के यहाँ पे टूटने या छोटा विखंडन होने के लिए उसको उपयोगी होता है वो लेसिथीन रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, कौन सी दशा दबाव से संबंधित नहीं है? दबाव यानी स्ट्रेस से संबंधित यहाँ पे नहीं, वो अपने यहाँ पे बताना है। रक्ताल्पता, पौष्टिक अल्सर, मानसिक रोग या उच्च रक्तचाप। 36 में बताना है अपने को यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दबाव से संबंधित नहीं है, तो उच्च रक्तचाप हाई बीपी है वो प्रेशर से संबंधित है। मानसिक रोग वो डिप्रेशन ये दबाव से संबंधित होता है। पौष्टिक अल्सर होती है दोस्तों ज़्यादा खाने से हो जाती है, तो ये भी दबाव से संबंधित है। रक्त अल्पता, इसको मतलब खून की कमी हो रही है यहाँ पे, खून की कमी, तो ये एनीमिया से संबंधित है, रक्त की कमी होती है, तो ये प्रेशर से संबंधित नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37 देगा दोस्तों यहाँ पे, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं, यानी ग्लूकोज के द्वारा जो ग्लाइकोजन बन जाता है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वो अपन को यहाँ पे बताना है। 37 बताना है अपने को यहाँ पे। और सभी दोस्तों यहाँ पे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। कोई भी एडवांस से आंसर नहीं देगा दोस्तों यहाँ पे, बिना मतलब में यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है तो ब्लॉक हो जाएंगे, क्या मतलब निकलेगा, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं देना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूँ सुबह 9 बजे आपको जो हम फर्स्ट पेपर से संबंधित क्लास शुरू की है तो वो भी आपको लेनी है, इंपॉर्टेंट क्लास है वो वहाँ पे आती रहेगी। प्रश्न नंबर 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, क्रेब्स चक्र स्थान लेता है, क्रेब्स चक्र है वो किसका स्थान लेता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रेब्स चक्र जिसे अपन पाइरूबिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, पाइरूबिक अम्ल, साथ ही में सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। पर क्रेब्स चक्र को अपन ने दूसरा नाम देखा था दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन साइट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो किसका स्थान लेता है 38 में बताना है यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्थान लेता है, यानी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत होती है, शारीरिक कार्य के दौरान है वो ऊर्जा कौन सी खपत होती है, द्वितीयक वायु, रिकवरी, ऊर्जा लागत या ऑक्सीजन खर्च। शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत होती है, 39 में बताना आपने। 39 में जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा खपत होती है वो ऊर्जा लागत कहलाती है, यानी जो कार्य करते हैं उसमें जो अपनी ऊर्जा लगती है उसे जिसे कैलोरी के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे ऊर्जा खपत यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है। शरीर रचना जिसे एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 में बताना है, यानी शरीर रचना विज्ञान है जिसे किस नाम से जानते हैं, एनाटॉमी के नाम से उसे अपन जाना जाता है। साथ ही में दोस्तों शरीर क्रिया विज्ञान है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, और शरीर की रचना है निर्माण हो रहा है वो यहाँ पे एनाटॉमी के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों, रेनिन दोस्तों यहाँ पे रेनिन वांगियोटेनिस एल्डोस्टेरोन प्रणाली, रक्त प्रणाली और मात्रा होम्योस्टेसिस के लिए शक्तिशाली प्रणाली है, तंत्र द्वारा सक्रिय किया गया है। यहाँ पे दोबारा से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लैंग्वेज भी हार्ड है, तो अपने को इसको एडजस्ट करना है। दोबारा से देखिए, यानी रेनिन जो एंजाइम होता है, रेनिन वांगियोस्टेसिन, साथ ही में एल्डोस्टेरोन ये भी एक हार्मोन होता है, प्रणाली द्वारा रक्त प्रणाली और मात्रा होम्योस्टेसिस यानी शरीर के अनुगुणन ढूंढने की एक शक्तिशाली प्रणाली है, तंत्र द्वारा सक्रिय किया हो गया है। कौन से यहाँ पे तंत्र से संबंधित ये बताया गया है, 41 में बताना है अपने को। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, एक सहानुभूति निर्वहन में वृद्धि, एक सहानुभूति यानी सिंपैथेटिक होता है उसमें निर्वहन में वृद्धि हो जाती है इस ड्रग्स और होम्योस्टेसिस प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42 देगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 42, मैक्स VO2 के निर्धारक है, यानी जिसे अपन VO2 मैक्स के नाम से भी जानते हैं, इसके निर्धारक या कारक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है 42 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 में VO2 मैक्स या मैक्स VO2 के जो निर्धारक कारक कौन से रहेंगे, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, एट्रियोविंस का ऑक्सीजन अंतर, ध्यान रखना है एट्रियोविंस है जिसे अपन एड्रियो और विंस यानी सिराई और धमनियाँ है उसका जो ऑक्सीजन का अंतर है उसे अपन VO2 मैक्स, एड्रियो मतलब यहाँ पे और विंस यानी धमनी आर्टरी के नाम से जानते हैं और विंस यानी सिराई, धमनियों और जो सिराओं की ऑक्सीजन का जो अंतर होता है
उसे ही अपन VO2 मैक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रदर्शन के दौरान विभिन्न मांसपेशियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है? प्रदर्शन के दौरान यानी डेमो, प्रदर्शन के दौरान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न मांसपेशियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, शीतलन, अंतःमांसपेशीय समन्वय या संकुचन। 43 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दो अंतःमांसपेशीय, इसे अपन अंतःमांसपेशीय समन्वय यानी इंट्रो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कोऑर्डिनेशन के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, वायु धारकता निर्भर करती है। वायु धारकता यानी जो वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं अपन इसे, वायु धारकता है वो निर्भर करती है किस पर? फेफड़ों के आकार पर, एल्वियोलाई दीवार का केशिका तंत्र, शरीर की VO2 मैक्स आवश्यकता या इंटरकोस्टल पेशियों की। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 बताना है दोस्तों आपको और सही आंसर रहेगा दोस्तों वायु धारकता जो निर्भर करेगी वो इंटरकोस्टल पेशियों की ताकत, इंटरकोस्टल पेशियों की जो ताकत होती है जिसके अंदर जो डायफ्राम मांसपेशी हो गई, साथ ही में जो लंग्स है, लंग्स की जो फेफड़ों की जो मांसपेशियाँ है, प्लूरा है, उनकी जो ताकत होती है उनके ऊपर डिपेंड करती है क्या? वायु धारकता निर्भर करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 45, खिलाड़ी द्वारा कार्बोहाइड्रेट भरण किस प्रकार से किया जा सकता है? कार्बोहाइड्रेट भरण या लोडिंग है जो लगभग 3 से 6 घंटे पहले करते हैं अपन उसको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, तो वो किस प्रकार कर सकते हैं? 45 में बताना अपने को। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है ऊर्जा का मांसपेशियों में संचय करके, जो एनर्जी होती है एनर्जी को मसल्स के अंदर स्टोर करके हैं, संचय करके अपन क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट भरण या लोडिंग करते हैं, जो बाद में एनर्जी अपने को यहाँ पे मसल्स के द्वारा मिलती रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, उस मांसपेशी प्रोटीन को बताइए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। थिक फिलामेंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसका हिस्सा नहीं है, यानी मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या फिर सी प्रोटीन या फिर एम प्रोटीन। उस मांसपेशी प्रोटीन को बताना है जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 46 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन है वो थिक फिलामेंट का यहाँ पे हिस्सा या पार्ट नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, अति आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे अति आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। बोजन ऊर्जा, बेस ऊर्जा, BMR या BMI, कौन सी ऊर्जा की जरूरत अपने को पड़ेगी? 47 बताना है। अति आवश्यक अर्जेंट वर्क जो कार्य करते हैं उसके लिए कौन सी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी 47 में? तो प्रश्न नंबर 47 से आंसर रहेगा दोस्तों बेस ऊर्जा, जो अपने को जरूरत पड़ती है डेली ऊर्जा की, वो बेस ऊर्जा की जरूरत अपने को यहाँ पे पड़ रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48 देखे दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसको, विजिबल में दिक्कत रहेगी। व्यायाम के बाद शरीर में लैक्टिक एसिड का क्या होता है? व्यायाम के बाद की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, व्यायाम के बाद की बात कर रहे हैं, उसके बाद में जो लैक्टिक एसिड है उसका क्या होता है वो अपने क्या बताना है। व्यायाम के बाद शरीर में लैक्टिक एसिड का क्या होता है? ATP में परिवर्तित होना, पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होना, खून में नहीं पहुंचना या यकृत में नहीं पहुंचना। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होना। जो व्यायाम के बाद जो लैक्टिक एसिड बन जाता है वो क्या हो जाता है? पुनः ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज जो उपयोगी पदार्थ है उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसको व्यायाम के 1 घंटे के अंदर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है? प्रतिस्थापित मतलब उसको यहाँ पे लेने की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से किसको व्यायाम के 1 घंटे के अंदर ही प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है? 49 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होती है वो व्यायाम के 1 घंटे के अंदर ही वापस से अपने को ज़रूरत पड़ती है शरीर के अंदर लेने की। तो अपन किसी भी माध्यम से अपन उसको अच्छे से फ्रूट या और किसी के अंदर तरल पदार्थ के द्वारा अपन कार्बोहाइड्रेट वापस से शरीर के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिणाम क्या होता है? जो प्रशिक्षित जो ट्रेंड एथलीट होता है उसके अंदर जो हार्ट होता है उसका यहाँ पे सूक्ष्म परिणाम अपने को क्या मिलता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हृदय के ऊपर क्या परिवर्तन उसको देखने को मिलता है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो क्या होता है, हृदय का सूक्ष्म परिमाण है, परिमाण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे घट जाता है। ध्यान रखना क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, इनमें से कौन सी स्थिति तनाव से संबंधित नहीं है। तनाव से संबंधित यहाँ पे नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तनाव का मतलब वही बात है दोस्तों यहाँ पे, मतलब प्रेशर दबाव से संबंधित नहीं है। तो 51 के अंदर बताना है। प्रश्न पहले भी ये पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने देखा है उच्च रक्तचाप, ये भी प्रेशर तनाव से संबंधित है। पाचक अल्सर मैंने बताया था, ज़्यादा जो भोजन करते हैं उसके अंदर द्वारा अपने को यहाँ पे हो जाती है। दिमागी बुखार है, वो भी प्रेशर से संबंधित है। और जो रक्तहीनता के नाम से, जिसे अपन एनीमिया यानी रक्त की अल्पता कमी के नाम से जानती है, वो यहाँ पे प्रेशर से संबंधित नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, एटीपी का संचय कहाँ होता है। एटीपी दोस्तों यहाँ पे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो 38 अणु होते हैं, जो बाद में शरीर को एडीपी के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में अणु ऊर्जा देते हैं। तो ये कहाँ संचय होते हैं, 52 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 52 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, मसल्स के अंदर, मांसपेशी के अंदर है वो ऊर्जा एक एटीपी के रूप में इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि एटीपी किसमें अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया मसल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 देखो दोस्तों, हर घंटे 1 किलो शरीर के वजन के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों अपन ने पहले भी देखा था, प्रत्येक घंटे के लिए प्रति किलोग्राम शरीर वजन है उसके अनुसार यहाँ पे कितनी कैलोरी अपने को जरूरत पड़ेगी। प्रश्न नंबर 53 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 53 में वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, हर घंटे 1 किलो शरीर के वजन के लिए जितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी वो अपने यहाँ पे 2.5 किलो कैलोरी, 2.5 किलो कैलोरी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54, 50 किग्रा वजनी आदमी है, 50 किलो वेट का वजन का आदमी है, जो 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है, तो उसकी आवश्यक खुराक होगी कितनी, उसको कैलोरी की जरूरत पड़ेगी वो अपने को बताना। प्रश्न नंबर 54 में बताना है, 50 किलोग्राम का वजन का 2 घंटे के लिए लगातार ट्रेनिंग ले रहा है और कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2410 किलो कैलोरी की उसको यहाँ पे 2 घंटे के लिए जरूरत कितनी पड़ेगी, 2410 किलो कैलोरी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्लाइडिंग, दोस्तों यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी निम्न में से किससे संबंधित है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर मांसपेशियों का संकुचन होता है दोस्तों यहाँ पे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन 2 प्रकार के यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन होता है वो 2 प्रकार का और होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो उसी के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है वो मसल्स संकुचन, पेशी संकुचन, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन से संबंधित होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56 देखें दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता किस पर निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर जो सहनशीलता है वो किस पर निर्भर करती है वो अपने यहाँ पे बताना है, विटामिन, खनिज लवण, वसा या कोई नहीं। 56 में बताना है, कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट से संबंधित जो एयर कैपेसिटी होती है, एंडोरेंस होता है, वो किस पर निर्भर करेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वसा यानी फेट है, फेट पे निर्भर करेगी शरीर के अंदर कितनी वसा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस डेवलप की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षित शरीर में लैक्टिक अम्ल के प्रति सहनशीलता होती है। प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेंड हो जाता है उसके अंदर जो लैक्टिक, प्रशिक्षित की बात कर रहे हैं अपन, जो अभी ट्रेंड नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 57 में बताना अपने को यहाँ पे, जिस प्रकार अपन ट्रेनिंग लेते जाते हैं उस शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल के प्रति जो सहनशीलता है उसको सहन करने की कैपेसिटी किस प्रकार हो जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 57 में सही आंसर रहेगा दोस्तों पे बढ़ जाती है, लैक्टिक अम्ल के प्रति सहनशीलता एंडोरेंस है वो बढ़ जाती है, यानी लैक्टिक अम्ल देरी से बनने लग जाता है, देरी से बनता है, और देरी से बनने से क्या है, थकान भी देरी से अपने शरीर के अंदर आती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58 देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता से संबंधित है कौन है, ये वो अपने यहाँ पे बताना है। कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता एंडोरेंस से संबंधित कौन है। 58 में बताना है दोस्तों अपने को। दोस्तों मैंने बताया था कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो यानी क्या होता है, हृदय होता है, कार्डियो यानी हृदय, और वैस्कुलर यानी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हार्ट,
हृदय, रक्त वाहिकाएं और फेफड़े होते हैं वो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित होते हैं, तो इनके अंदर क्या हो जाती है, मजबूती आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, एक ऐसी गतिविधि के लिए जो 10 सेकंड के लिए अधिक समय तक चलती है, 10 सेकंड से अधिक समय तक चलती है, तो मांसपेशियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा होगा। देखिए दोबारा से देखिए, कोई ऐसी गतिविधि है जो सिर्फ 10 सेकंड से अधिक समय के लिए चलती है, उसके लिए अपने को मांसपेशियों में क्या उपयोग, किसकी जरूरत पड़ेगी। एटीपी, एडीपी, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 59 में बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, क्योंकि गतिविधि क्या है, छोटे समय की है, 10 सेकंड की है, तो यहाँ पे इंस्टेंट तुरंत एनर्जी देने वाले अपने को चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों, कंकाल मांसपेशियों के रेशों के अंदर कैल्शियम की बड़ी मात्रा को कहाँ संग्रहित किया जाता है। कंकाल के मतलब स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, जो मांसपेशियों से जुड़ी, हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियाँ जो 40% होती है उसे स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं। शरीर के अंदर 40% ऐसी मांसपेशियाँ कंकाली मांसपेशियाँ कहलाती है, तो उसके रेशे यानी उसके फाइबर के अंदर है वो कैल्शियम की बड़ी मात्रा को कहाँ संग्रहित किया जाता है। प्रश्न नंबर 60 में बताना है, और सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक जालिका। जो सार्कोप्लाज्मिक मांसपेशियों की जो यहाँ पे सार्को द्रव्य पाया जाता है वो सार्कोप्लाज्म उसके अंदर यहाँ पे इकट्ठी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, मानव शरीर का 70% हिस्सा है वो किसका बना हुआ होता है। मानव शरीर का 70% हिस्से की बात कर रहे हैं वो किसका बना हुआ होता है। प्रश्न नंबर 61 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 के अंदर वो ध्यान रखना है, 70% हिस्सा है मनुष्य का वो यहाँ पे पानी यानी जल से बना हुआ है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। लगभग अगर इसको एस्टिमेटेड रूप में देखा जाए तो ये 65 से 70% के बीच में आ जाता है, या फिर अगर नेक्स्ट हो तो 70 से 75 भी इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति पर अधिकतम से कम व्यायाम का प्रभाव क्या होगा। अधिकतम से कम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी शारीरिक रूप से प्रशिक्षित है, अभी उसको ट्रेन किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति पर अधिकतम से कम यानी ज़्यादा लोड से कम लोड दिया जाता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, उच्च आघात आयतन निम्न हृदय पर होगा। दोस्तों यहाँ पे उच्च आघात आयतन निम्न हृदय दर पर होगा, वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 63, कठिन व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस तरफ बढ़ जाती है। यानी जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने पर जब जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो यहाँ पे कौन किस तरफ यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है ज़्यादा। 63 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो हार्ड वर्क करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंकाली पेशी यानी स्केलेटल मसल्स जो 40% होती है शरीर के अंदर मांसपेशियाँ, उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ जाता है, हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64 देखें दोस्तों यहाँ पे, फुटबॉल खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है। फुटबॉल खेलते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा प्रयोग होती है। थर्मल ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 64 में बताना। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, लंबी टाइम के लिए खेलते हैं और उसके अंदर जो फुटबॉल है वो चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो वो काइनेटिक, ध्यान रखना है, काइनेटिक ऊर्जा के नाम से उसे जानते हैं। प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर काइनेटिक ऊर्जा, उसमें खपत होती है, खर्च होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, मानव क्रिया विज्ञान किसका अध्ययन है। दोस्तों मानव क्रिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मानव जो क्रिया विज्ञान है वो किसका अध्ययन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मानव शरीर के कार्यों का, अस्थियों का, जोड़ों का या मसल्स का, या प्रश्न नंबर 65 में बताना है। और सही आंसर रहेगा मानव शरीर के जो कार्य हैं, अंदर के जो अंग हैं, अंग जैसे पाचन हो गया, तंत्र, श्वसन, इन अंगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनका अध्ययन करना ही मानव क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66, एक पदार्थ जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है, कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। एक पदार्थ बताना है दोस्तों अपने को यहाँ पे,
एक पदार्थ जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और वो परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 66 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से उसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67 देखें दोस्तों यहाँ पे शरीर के एक किस भाग में लैक्टिक एसिड पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। शुरू में भी अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे लैक्टिक एसिड है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, पायरुविक अम्ल में, और इसे ही अपन साइट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 67 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यकृत लीवर के अंदर होता है वो यहाँ पे लैक्टिक एसिड पायरुविक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68 शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा होने से निम्न में से क्या प्रभाव होता है। शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो क्या होगा वो अपन ने पे बताना। इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 अगर शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो थकान अपने को यहाँ पे होना लग जाती है, थकान महसूस हो जाती है। तो लैक्टिक अम्ल अगर जितनी देरी से बनेगा उतना ही अपने बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69 एटीपी में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया किस एंजाइम द्वारा बढ़ती है। एटीपी के अंदर पुनर्निर्माण की क्रिया है वो किस एंजाइम के द्वारा यहाँ पे बढ़ती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 69 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिएटिन फोस्फोफिनेक्स के द्वारा। ध्यान रखना क्रिएटिन फोस्फोफिनेक्स के द्वारा क्या होती है एटीपी के अंदर पुनर्निर्माण के एंजाइम बढ़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70 देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 70 थकान की स्थिति में मांसपेशियों तथा यकृत में किसकी कमी हो जाती है। थकान की स्थिति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें मसल्स के अंदर और जो लीवर है उसमें कौन सी कमी हो जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। ऊर्जा तत्व, ऑक्सीजन, ग्लाइकोजन या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 70 में बताना है तो सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी ग्लाइकोजन, ऊर्जा और ऑक्सीजन ये तीनों यहाँ पे फैक्ट कम हो जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71 आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक शरीर रचना, रचना का मतलब यहाँ पे एनाटॉमी से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे एनाटॉमी। तो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे माना जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 71 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंड्रियास वेस्लियस। एंड्रियास वेस्लियस है वो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के यहाँ पे जनक कहलाएंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72 शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। शरीर क्रिया फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। शरीर रचना की पूछे तो एंड्रिया वेस्लियस है, लेकिन यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान की पूछी गई है उसका यहाँ पे जनक किसे मानते हैं 72 में। तो यहाँ पे हिप्पोक्रेटस, शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है हिप्पोक्रेटस यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73 देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 73 तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है। तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है वो अपने यहाँ पे बताना है। जीव रासायनिक परिवर्तन, अंतःस्रावी परिवर्तन, चयापचय परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तीव्र शारीरिक वृद्धि बहुत जल्दी से अगर शरीर के अंदर वृद्धि होने लगती है तो क्या है तो वो उपरोक्त सभी, यानी ये जो सिस्टम है उनके अंदर यहाँ पे प्रभाव देखने को अपने को मिलता है जिसके कारण होता है। तो चलिए दोस्तों ये 73 क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर लिए। अब देखेंगे अपन गेम से संबंधित क्वेश्चन, तो वो क्लास को एक बार सभी दोस्त फिर से शेयर कर दीजिए। और गेम्स का अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे गेम से संबंधित है। टेबल टेनिस की विश्व चैंपियनशिप का नाम है। टेबल टेनिस टीटी से संबंधित है। टेबल टेनिस की विश्व चैंपियनशिप है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों शारीरिक शिक्षा भर्ती के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वेतलिंग। टेबल टेनिस की जो विश्व कप होती है विश्व चैंपियनशिप उसे अपन स्वेतलिंग कप के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों यहाँ पे टेबल टेनिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। टीटी है, टीटी को अन्य किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। बैटलडोर, संटी, बूडो या पिंग पोंग। दोस्तों टेबल टेनिस है उसको पिंग पोंग, वीएफ या गोशिमा इस नाम से 3 नाम जानते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे पिंग पोंग, टेबल टेनिस, पिंग पोंग, वीएफ गोशिमा ये किसके नाम है, ये टेबल टेनिस से संबंधित रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखें। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 रहेगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन कब किया गया। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसका गठन यहाँ पे पूछा गया कब किया गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन संघ 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस फेडरेशन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है। जिसका स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, पर्सन नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। वो इसका मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? लूसानी, स्विट्जरलैंड। लूसानी इसका स्विट्जरलैंड के अंदर इंटरनेशनल टेबल टेनिस का मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5, भारतीय टेबल टेनिस संघ का गठन कब किया गया? दोस्तों यहाँ पे भारतीय टेबल टेनिस है उसका गठन कब किया गया? इंटरनेशनल का अपन ने देखा था 1926 के अंदर लूसानी स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया था, लेकिन भारतीय टेबल टेनिस संघ का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1938 में भारतीय टेबल टेनिस संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? टीटी को ओलंपिक के अंदर कब शामिल किया गया वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 6 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों। टेबल टेनिस को ओलंपिक के अंदर 1988 का जो सियोल ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस की टीम स्पर्धा कब शामिल की गई? टीम स्पर्धा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये सिंगल्स के अंदर अपन ने अपने ध्यान रखना 1988 में शामिल कर लिया था सियोल के अंदर। यहाँ पे टीम स्पर्धा है वो कब शामिल की गई थी, जिसे अपन युगल, मिश्रित और डबल युगल के मिक्सड युगल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक। याद रखने का तरीका यही है, टीम गेम को सन 2008 बीजिंग में 8 के अंदर और यहाँ भी 8 के अंदर यहाँ पे पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों। टेबल टेनिस को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया था? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर यहाँ पे टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया था वो अपने यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 के अंदर बताना है। ओलंपिक के अंदर पहली बार 1988 में कर लिया था शामिल इसको सियोल के अंदर, लेकिन कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 2002 का जो मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके अंदर यहाँ पे किसको? टेबल टेनिस को शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों यहाँ पे। टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? एशिया जो 1951 में स्टार्ट हुए थे एशियाई खेल, तो उसके अंदर टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया था? कॉमनवेल्थ में 2002 के अंदर मैनचेस्टर में शामिल किया गया था, ओलंपिक में 1988 में शामिल किया गया था, और अब एशियाई खेल इसमें कब शामिल किया गया था? प्रश्न नंबर 9 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1958 के जो टोक्यो एशियाई गेम्स हुए थे उसके अंदर यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10, टेबल टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं अपन, उसकी जो नेशनल प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? टेबल टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1938 के अंदर जो भारतीय टेबल टेनिस संघ की गठन किया गया था उसी समय यहाँ पे राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11, टेबल टेनिस की विश्व महिला टीम विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? ध्यान रखना दोबारा से देखें दोस्तों यहाँ पे। टेबल टेनिस की जो विश्व महिला टीम विजेता है, टीम के लिए वर्ल्ड लेवल की टीम लेवल पे जो जीता जाता है उसे कौन सा कप या ट्रॉफी दी जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। ईरान कप, कोल्हापुर कप, हेडुसे कप या फिर कारबिलाना कप। प्रश्न नंबर 11 में बताना है और प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कारबिलाना कप यहाँ पे दिया जाता है, और जो पुरुष चैंपियनशिप है उसे अपन स्वेतलिंग कप के नाम से जानते हैं। पुरुष विश्व चैंपियनशिप स्वेतलिंग कप के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। टेबल टेनिस में जो टेबल की लंबाई कितनी होती है? टेबल टेनिस के अंदर टेबल होती है उसकी लंबाई यहाँ पे कितनी रहेगी वो अपने यहाँ पे मेजर करना है। प्रश्न नंबर 12 में बताना है। प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों। टेबल टेनिस के अंदर जो टेबल की लंबाई होती है वो यहाँ पे 2.74 मीटर, 2.74 मीटर यहाँ पे टेबल की लंबाई रहेगी। ध्यान रखना लंबाई की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे लंबाई 2.74 मीटर रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13, टेबल टेनिस में टेबल की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे लंबाई अपन ने देख ली 2.74 होती है, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई पूछी गई है अब की बार, वो चौड़ाई कितनी यहाँ पे रहेगी? प्रश्न नंबर 13 में बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 में उसकी चौड़ाई टेबल की वो 1.52 मीटर यानी 1.52 मीटर यहाँ पे चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? अब यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई है, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल अपने को यहाँ पे टेबल बन के आ गई
ये अपनी टेबल हो जाती है, मान लो ये अपनी टेबल हो गई। तो यहाँ पर टेबल की लंबाई अपन ने देखी थी, टेबल की लंबाई 2.74 मीटर, चौड़ाई अपन ने देख ली, तो वो कितनी आई थी 1.52 मीटर। अब यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई है, वो कितनी होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ध्यान रखना है, 76 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊंचाई टेबल की होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, टेबल टेनिस में जो नेट की ऊंचाई कितनी होती है। नेट की ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों। यहाँ पे टेबल टेनिस होती है, इस टेबल टेनिस के अंदर जो नेट लगा हुआ होता है दोस्तों, यहाँ पे उस नेट की ऊंचाई अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 में बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, नेट की जो ऊंचाई होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है 15.25 सेंटीमीटर है, वो नेट की यहाँ पे ऊंचाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना होता है। टेबल टेनिस की बॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 16 में बताना है दोस्तों, टेबल टेनिस में जो बॉल की जो वजन होता है वो कितना रहेगा। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.70 ग्राम। ध्यान रखना है 2.70 ग्राम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, टेबल टेनिस की बॉल की जो परिधि है वो कितनी होती है। बॉल होती है दोस्तों यहाँ पे टेबल टेनिस के अंदर छोटी सी बॉल होती है, उसकी यहाँ पे परिधि कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। वजन अपन ने देखा है 2.70 ग्राम, यहाँ पे बहुत माइनर वजन होता है, लेकिन उसकी परिधि कितनी रहेगी प्रश्न नंबर 17 के अंदर। तो यहाँ पे 40 mm ध्यान रखना है, मिमी के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे परिधि रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, टेबल टेनिस में एक सेट कितने अंकों का होता है। एक सेट है वो कितने अंकों का होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। अपन ने टेनिस में एक सेट देखा था 11 अंकों का होता है, उसी प्रकार अपन यहाँ पे टेबल टेनिस के अंदर बात करें, टीटी के अंदर प्रश्न नंबर 18 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 11 अंकों का ही होता है। टेबल टेनिस के अंदर एक सेट है वो 11 अंकों का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी लगातार कितनी सर्विस करता है। टेबल टेनिस के अंदर टीटी की बात कर रहे हैं अपन, उसके अंदर एक खिलाड़ी वो लगातार कितनी सर्विस करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों लगातार एक खिलाड़ी टेबल टेनिस के अंदर यहाँ पे 2 सर्विस यहाँ पे करता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 सर्विस। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, टेबल टेनिस खेल में मैच के दौरान निम्न में से कितने सेट होने चाहिए। टेबल टेनिस के अंदर मैच के दौरान कितने सेट होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। मैच के दौरान कितने सेट इसमें होते हैं, प्रश्न नंबर 20 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में मैच के दौरान यहाँ पे 7 सेट होते हैं, और एक सेट के अंदर यहाँ पे कितने 11 अंक उसमें होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, लेट शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पे लेट शब्द है, लेट शब्द का प्रयोग किससे होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। लेट शब्द प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीटी, टेबल टेनिस से संबंधित रहेगा लेट शब्द, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, टेबल टेनिस में एकल पुरुष विश्व विजेता को कौन सी ट्रॉफी देते हैं। सिंगल पुरुष विश्व विजेता की बात कर रहे हैं अपन, उसमें कौन सी ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है, प्रश्न नंबर 22 में बताना है। दोबारा से क्वेश्चन देखें दोस्तों थोड़ा सा। टेबल टेनिस में एकल पुरुष विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में वो सेंट ब्राइड वॉस कप ट्रॉफी दी जाती है। एकल यहाँ पे ध्यान रखना है, एकल पुरुष विश्व विजेता को। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे, टेबल टेनिस में एकल महिला विश्व विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये ट्रॉफी टीटी से संबंधित है, वो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है सभी के सभी, वो अपने यहाँ पे बताना है, ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 23,
प्रश्न नंबर 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, जी जिस्ट कप, जी जिस्ट कप यहाँ पे प्रदान की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, टेबल टेनिस में राष्ट्रीय पुरुष टीम विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? राष्ट्रीय पुरुष टीम विजेता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसको कौन सी ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है? 24 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 सही आंसर रहेगा, पुरुष टीम नेशनल विजेता को यहाँ पे बर्नाबेला कप ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बर्नाबेला कप। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, टेबल टेनिस में राष्ट्रीय महिला टीम विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? राष्ट्रीय महिला टीम विजेता की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात करें तो वो बर्नाबेला दी जा रही थी नेशनल पुरुष विजेता को, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय महिला विजेता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? 25 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जयलक्ष्मी कप ट्रॉफी है वो यहाँ पे महिला नेशनल टीम विजेता को यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, टेबल टेनिस में राष्ट्रीय पुरुष एकल को कौन सा कप प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय एकल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, टीम की बात नहीं कर रहे। अगर टीम की बात करते, पुरुष टीम की बात करते तो वो यहाँ पे बर्नाबेला कप देते अपन उसको, लेकिन यहाँ पे सिंगल्स की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 26 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुरुष सिंगल्स नेशनल की जो ट्रॉफी दी जाती है टीटी के अंदर, वो पीठापुरम कप यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों, टेबल टेनिस में महिला राष्ट्रीय महिला एकल को दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी है? कप प्रदान कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? एकल महिला को नेशनल की बात कर रहे हैं, अगर नेशनल महिला टीम की बात करते हैं अपन उसे, तो उसे अपन कौन सी ट्रॉफी देते हैं? जयलक्ष्मी कप ट्रॉफी देते हैं, लेकिन यहाँ पे एकल की बात कर रहे हैं। और प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे 7 के अंदर अपने को बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों एकल महिला नेशनल के लिए यहाँ पे त्रावणकोर कप यहाँ पे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किसका संबंध टेबल टेनिस से है? टेबल टेनिस से किसका संबंध है वो अपने यहाँ पे बताना है, हुक, रिवो, फ्लेविंग या चाइनीज ग्रिप? 28 में बताना है किसका संबंध यहाँ पे टेबल टेनिस से रहेगा, प्रश्न नंबर 28 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चाइनीज ग्रिप। चाइनीज ग्रिप है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, टीटी से संबंधित यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, विश्व कप मिश्रित युगल ट्रॉफी का नाम क्या है? विश्व कप के लिए है जो मिश्रित युगल है, जिसमें महिला पुरुष शामिल होकर खेल सकते हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? टेबल टेनिस के अंदर विश्व कप मिश्रित युगल ट्रॉफी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 29 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन हेदुसे कप के नाम से जानते हैं, यानी टीटी के अंदर जो मिश्रित ट्रॉफी खेली जाती है उसे अपन हेदुसे कप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, टेबल टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है। टेबल टेनिस टीटी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन रहेंगे वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 30 बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेसी वोरा है वो ध्यान रखना है, टीटी के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो 1961 के अंदर शुरुआत हुई थी वो यहाँ पे प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31 देगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 31, टेबल टेनिस में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त सम्मानित व्यक्ति कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो किसको दिया जाता है? कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। 1985 में इसकी स्टार्ट हुआ था, 2 श्रेणियों में, एक लाइफ टाइम और यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है। तो यहाँ पे 31 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों भवानी मुखर्जी। भवानी मुखर्जी को है टीटी के अंदर यहाँ पे प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32 देगा दोस्तों यहाँ पे, टेबल टेनिस में रैकेट पर लगे रबड़ की मोटाई वो अधिकतम कितनी हो सकती है? दोस्तों जो टेबल टेनिस टीटी खेलते हैं, टीटी में ध्यान रखना है जो बॉल होती है वो 40 mm की होती है, बॉल का वेट अपन ने देखा 2.70 ग्राम होता है। इसी के आधार पर जो रैकेट होती है दोस्तों यहाँ पे रैकेट इस प्रकार की होती है, तो उसके अंदर जो रबड़ लगा हुआ होता है वो कितना यहाँ पे मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 32 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रैकेट पर लगे रबड़ की जो मोटाई होगी वो 2 mm यहाँ पे मोटाई होगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33,
निम्न में से कौन सा टेबल टेनिस का नाम नहीं है? नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था टेबल टेनिस के 3 नाम होते हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस के 3 अन्य नाम होते हैं। एक तो नाम टेबल टेनिस अपन इंग्लिश में जानते हैं, तो यहाँ पे VFVF गोशिमा पिंग पोंग, तो यहाँ पे कौन सा नाम नहीं रहेगा? प्लेन ईडा इसका नाम नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 34, टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन है वो लंदन में कब किया गया? प्रथम विश्व पुरुष चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, जो कौन, उसके अंदर कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? स्वेतलिंग ट्रॉफी दी जाती है, स्वेतलिंग ट्रॉफी। तो टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन है वो लंदन में कब किया गया था? 34 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इजी अपने को पता रखना है 1926, क्योंकि 1926 में ही वर्ल्ड विश्व टेबल टेनिस संघ की गठन हुआ था, उसी समय इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप महिला का 1926 में कहाँ आयोजित हुई वो अपने क्या बताना। इसका मतलब अगर अपन देखें दोस्तों यहाँ पे, तो पुरुष और महिला दोनों को ध्यान रखना है। पुरुष और महिला दोनों की जो प्रतियोगिता हुई थी वो 1926 में विश्व चैंपियनशिप हुई थी। पुरुष की अपन ने देख ली है 1926 में हुई थी लंदन के अंदर, और जो 1926 में महिला की कहाँ हुई थी वो अपने घर पे बताना है। तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है, लंदन के अंदर ही दोनों की आयोजित हुई थी। तो ये दोस्तों अपन ने 35 क्वेश्चन किससे संबंधित? TT से संबंधित के लिए। तो लगभग अपन ने यहाँ पे देखे जाए तो 110 के लगभग क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए हैं। तो कितने स्कोर आप कर पाए हैं, कैसी क्लास लगी वो आप जरूर बताइए। स्कोर कैसा लगा, वो कितना किया वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों क्लास को सभी दोस्त शेयर और लाइक जरूर करके जाइए। और कल सुबह 9 बजे मॉर्निंग के अंदर अपनी क्लास रहेगी, वो यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित रहेगी, तो वो भी आप क्लास जरूर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह मॉर्निंग के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।